Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is शिवम द्विवेदी and you are watching इकोनॉमिक्स इजी है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एशियान का मतलब क्या होता है और एशियान क्यों बनाया गया, इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, इसकी जो मीटिंग्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अभी रिसेंटली जो मीटिंग हुई है वो कौन सी मीटिंग हुई है, कहाँ पर हुई है और क्यों हुई है और उसका क्या एजेंडा था। इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा आज वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर। दोस्तों वीडियो को टिल एंड तक देखना और पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए बात करते हैं एशियान। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बता दूं। एशियान की जो फुल फॉर्म है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म है। आप इंडिया का जो मैप है उसके राइट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो कई सारी कंट्रीज आती हैं। जैसे हमारे जो साउथ ईस्ट का इलाका है उसके अंदर जो कंट्रीज आती है उन्होंने मिलकर क्या किया है, एक कार्टेल बनाया है। कार्टेल का मतलब एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर वो आपस में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री शामिल है, जैसे बुर्नोई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जो कि मिलाकर एक नेशन यानी एक कार्टेल बनाती हैं और उस कार्टेल का नाम है एशियान। मैं अब थोड़ा सा ना चीज़ों को समझाने की वे में लेकर आता हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी कोई कंट्री आपस में व्यापार करती है और अगर वो कार्टेल बना ले तो देखा गया है ऐसा अक्सर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का खुद का भी यही कहना है कि ऐसे में जो व्यापार है वो बढ़ जाता है। क्योंकि आपस में जब ग्रुप बनाओगे, आप एक अलायंस बना लोगे, तो इसका मतलब आप छोटी छोटी कंट्रियाँ मिलकर एक बड़ी कंट्री के रूप में डेवलप हो जाओगी। और कुछ ऐसे ही हुआ जो भारत के हमारे साउथ ईस्ट का इलाका है उसके अंदर जो छोटी छोटी आइलैंड या छोटे छोटे जो देश हैं उन्होंने मिलकर क्या किया, आपने एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम क्या रखा, एशियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर एशियन की फुल फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है। दोस्तों अगर आज की डेट में हम बात करें तो टोटल 10 कंट्रीज हैं जिनके नाम क्या क्या हैं, बुर्नोई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, कंबोडिया, सिंगापुर और वियतनाम। तो सर जब स्टार्टिंग में ये बनाया गया हुआ तो क्या सर पूरी 10 की 10 कंट्रियाँ थी? नहीं दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूँ 10 की 10 कंट्रियाँ थी स्टार्टिंग के अंदर। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रियाँ थी जिन्होंने मिलकर आसियान को बनाया। अच्छा सर कौन कौन सी थी, मैं आपको बताता हूँ। एक बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ था। बैंकॉक डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जो हमारी बैंकॉक है ना, तो बैंकॉक के अंदर क्या हुआ, 5 मेंबर कंट्रीज को बुलाया गया। जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन पांचों ने क्या किया, बैंकॉक में मिलकर एक जॉइंट मीटिंग बुलाई। और वो जॉइंट मीटिंग बुलाई थी 8 जनवरी 1984 को, ठीक है, सॉरी 8 अगस्त 1967 को इन्होंने बैंकॉक में मीटिंग ऑर्गेनाइज की जिसमें ये 5 मेंबर कंट्रीज उसमें गई। और इन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलकर एक कार्टेल यानी एक ग्रुप बनाएंगे और आपस में एक दूसरे से समझौता करेंगे व्यापार को बढ़ाने के लिए। और यहाँ से इन 5 कंट्रियों ने मिलकर क्या बनाया, एशियन बनाया। देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी हुई है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन वॉज स्टैब्लिश ऑन 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक। अच्छा थाईलैंड में बैंकॉक है, वहां पर ये बनाई गई थी और यहाँ पर साइन किया गया था एशियन डिक्लेरेशन को। इसीलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोला जाता है क्योंकि एशियन जो है वो बैंकॉक के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया था। अच्छा एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं कि वो आपसे एशियन पूछे, ज़्यादातर एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए एशियन की जगह बैंकॉक डिक्लेरेशन नाम भी जोड़ देता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन मतलब वो एशियन की बात कर रहा है। अच्छा इसके अंदर जो फाउंडिंग फादर है, फाउंडिंग फादर का मतलब है स्टार्टिंग के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर इस एशियन को बनाया। तो मैं आपको बता दूं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, इन लोगों ने मिलकर क्या किया, एशियन को यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एशियन बना तो जब देखा गया कि इनका जो व्यापार है वो पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो लोग इनकी देखा देखी में क्या करने लगे, इनके साथ पार्टनरशिप करने लगे, मतलब इनके साथ जुड़ना पसंद करने लगे। तो 7 जनवरी 1984 को, कि मैं रिपीट करूँ 7 जनवरी 1984 को 2 और कंट्रियों ने प्रस्ताव रखा कि हमें भी अपने इस कार्टल में शामिल कर लो। और वो 2 कंट्रियाँ थी बुर्नोई और दरअसलम, ठीक है। अच्छा बुर्नोई जो और दरअसलम ये 2 कंट्री और अगर जुड़ गई तो 5 पहले थी, 2 और हुई, टोटल कितनी 7। इसके बाद क्या हुआ, वियतनाम ने देखा कि यार यहाँ पर तो कार्टेल बढ़ता जा रहा है और बहुत फायदेमंद कार्टेल है, इनका व्यापार भी बढ़ रहा है। तो वियतनाम ने 23 जुलाई 1997 को, ठीक है, यहाँ पर वियतनाम ने 28 जुलाई 1995 को और लाओ पेरिस जिसको म्यांमार बोलते हैं 23 जुलाई 1997 को इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो अब हमारे यहाँ पर एक कंट्री और जुड़ गई, कंबोडिया।
कब? 30 अप्रैल 1999 को। तो टोटल कंट्रीज आप देखो, ये येलो कलर से मैंने बोल्ड कर रखी है, आपकी टोटल कंट्री हो गई यहाँ पर 10, यानी कि अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट के अंदर एशियन के अंदर 10 मेंबर कंट्रीज हैं जो आपस में व्यापार को बढ़ावा देंगी और रीजनल इस्टेब्लिशमेंट बिल्डअप करती हुई चलेंगी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, जो कि इंडोनेशिया में है। जैसे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ना, वहाँ पर इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। सर एक बात बताओ, इस अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से? देखो इंपॉर्टेंट एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये है कि एशियन की फुल फॉर्म क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं? टोटल 10 मेंबर है। उनके नाम क्या क्या हैं? बुर्नोई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपीन और मलेशिया। अच्छा, जब हमने इसको बनाया था तो उस टाइम पर इसके फाउंडिंग मेंबर कितने थे? टोटल 5 थे। कौन कौन से? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। और कब इसकी शुरुआत हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। इसका धीरे धीरे और लोग और कंट्रियाँ इसमें जुड़ने लगी, तो टोटल अभी फिलहाल आसियान में टोटल 10 कंट्री है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया यानी जकार्ता में है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, मैं आपको बता दूं, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। कभी आप सोचो इंडिया क्या इसका मेंबर है? नहीं दोस्तों, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इसकी ऑब्जर्वर कंट्री है। सर ये ऑब्जर्वर कंट्री का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है कि जब भी आसियान की मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट तो ये 10 लोग करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो इनको ऑब्जर्व करेंगे कि इनकी मीटिंग में किन किन चीज़ों का डिक्लेरेशन किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने कोई ऐसा डिक्लेरेशन लिया हो जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरी कंट्री पर उसका इम्पैक्ट पड़े, वो भी नेगेटिव वे में। तो इंडिया इसका ऑब्जर्वर कंट्री है। तो जब भी इनकी मीटिंग होती है तो ऐसा नहीं कि इंडिया वाले जाते नहीं है, इंडिया वाले जाते हैं बट कुछ बोलते नहीं, बस ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस मीटिंग में इन लोगों ने क्या क्या चीज़ें की हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रियाँ ये सोच के थोड़ा डर जाती हैं कहीं ऐसा नहीं इन्होंने कार्टेल बनाया ये इतना बड़ा बन जाए कि पता चले इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी कंट्री पर पड़ने लगे। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कई सारी ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं जो ये काम को यहाँ पर करती हैं। तो वही नीचे नोट करके लिखा हुआ है, इंडिया इसका कोई मेंबर कंट्री नहीं है, बट हाँ ये क्या है, एक ऑब्जर्वर या एसोसिएट कंट्री है। किसकी? एशियान की। ठीक है। अच्छा देखो, अभी मैं थोड़ा सा हिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। तो 8 अगस्त 1967 को मैंने बताया था ना 5 कंट्रीज जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड, इनके ये सारे लीडर्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी होते हैं इनके, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर देखो प्रेजेंट है। और ये उसी टाइम की फोटोग्राफ है जब एशियन को बनाया गया था। और इन्होंने मिलकर क्या किया? बैंकॉक के अंदर सिग्नेचर किया। और ये सिग्नेचर किस चीज़ के लिए था? ये सिग्नेचर इस चीज़ के लिए था कि ये अपने पास बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू व्यापार करेंगे। ठीक है, तो बताओ यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इसके बाद यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर ना इसमें डे भी दे रखा है कि किस तारीख को जो है कौन कौन सी कंट्री जो है वो इसके अंदर शामिल हुए। वैसे आपको तारीख से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, अगर हो जाए या तो अच्छी बात है, इनकेस नहीं होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ? जो एशियान का फ्लैग है आप देख सकते हैं, कुछ डमरू बना रखा है इन्होंने अपने फ्लैग के ऊपर, तो ये इनका फ्लैग है। इसके लिए कई उन्होंने गाइडलाइंस जारी की हुई कि इस फ्लैग का यूज़ सिर्फ हमारी मेंबर कंट्रीज़ करेंगी, कोई अदर कंट्रीज़ फ्लैग को यूज़ करना चाहे तो वो नहीं करेगा। वैसे भी आप ऑब्वियस ही बात है कि किसी भी कंट्री का फ्लैग आप क्यों यूज़ करोगे, आप तो कोशिश यही करोगे अपनी कंट्री का फ्लैग यूज़ करने के लिए। तो इनकी कुछ गाइडलाइंस है जो खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि आसियान का जो फ्लैग है वो किस तरीके से नज़र आता है। देखो अब हम बात करते हैं आसियान को बनाने के पीछे क्या क्या रीज़न थे। देखो सबसे पहला रीजन है टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी थ्रू अबेंडिंग रिस्पेक्ट फॉर जस्टिस एंड रूल लॉ। देखो पहली लाइन पता है क्या बोली है? पहली लाइन ये बोली है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज होंगी जब भी हम उनसे व्यापार करेंगे तो व्यापार इस तरीके से करेंगे ताकि लड़ाई झगड़े को हम अवॉइड कर सकें। नंबर 2, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी बनी रहे। तो अगर हमारी मेंबर कंट्री में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बाकी मेंबर कंट्री उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, चाहे वो फंडिंग से रिलेटेड हो या वो नॉन फंडिंग से रिलेटेड हो। और उनके चार्टर में साफ साफ लिखा गया है कि हम अपनी मेंबर किसी भी कंट्री को डाउनफॉल में नहीं जाने देंगे। अगर कोई दूसरी कंट्री, कोई नॉन मेंबर कंट्री हमारी मेंबर कंट्री के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है या व्यापार में उसके अबंडेंट पोजीशन का फायदा उठा रहा है या उसको मिसलीड कर रहा है तो बाकी मेंबर कंट्रीज उसकी प्रोटेक्शन में खड़ी हो जाएंगे। नंबर 2, टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंट ऑन मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्निकल, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। जितनी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने आसियान के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया एज अ मेंबर, ये लोग क्या करेंगे? म्यूचुअली एक साथ मिलकर सभी लोग कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडोनेशिया अपने लिए काम करे, मलेशिया अपने लिए काम करे, नहीं, ये सारी कंट्रियां अपने सभी लोगों के लिए काम करेंगी, एक दूसरे के ऊपर बाइंडिंग होगी। ये कभी भी सोल मोटिव से काम नहीं करेंगे, ये म्यूचुअल मोटिव के लिए काम करेंगे। और इनका मुद्दा क्या होगा? इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाना, सोशल कल्चर को बढ़ावा देना, टेक्निकल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देना, और किस तरह से हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यानी काम काज के तरीके को प्रमोट कर सकते हैं, उन सभी तरीकों को खोज निकालना और मेंबर कंट्रीज के साथ उनका क्या करना? डिस्कशन करना।
थर्ड है टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू ईच अदर इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फैसिलिटी इन द एजुकेशन प्रोफेशनल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेयर्स। क्या है कि अगर किसी भी मेंबर कंट्री के पास कोई टेक्निकल स्किल्स है जो खाली उसके पास है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाकी सभी मेंबर्स को भी उन्हीं स्किल्स के बारे में अवेयर करवाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, उनको फाइनेंशियली असिस्ट करे, उनको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराए। क्योंकि देखो अब मैं से किस में कन्वर्ट हो गए, हम में कन्वर्ट हो गए। तो अगर किसी एक मेंबर कंट्री के पास किसी चीज़ की अबंडेंट मात्रा है या कह सकते हो उसके पास कोई स्ट्रेंथ है, तो वो उस स्ट्रेंथ का यूज़ अपने बाकी मेंबर कंट्री के साथ करेगा और वो उसको डिनाई नहीं कर सकता, ये मना नहीं कर सकता कि नहीं ये मेरी टेक्नोलॉजी, इसको सिर्फ मैं यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है। मेंबर का मतलब क्या होता है, ग्रुप का कार्डिनल का मतलब क्या होता है कि मैं से हम में कन्वर्ट हो जाए, हम एक टीम स्पिरिट की तरह काम करेंगे। अगर किसी एक मेंबर के पास कोई चीज़ होगी तो वो शेयर करेगा अपने बाकी मेंबर्स के साथ, क्योंकि वो यूनिटी में काम करेंगे। ठीक है। फोर्थ है टू कोलैबोरेट मोर इफेक्टिवली एंड फॉर द ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्रीज, द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम इंटरनेशनल कम्युनिटी ट्रेड, द इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी एंड रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर पीपल्स। इनका सबसे बड़ा मोटिव ये है कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको प्रमोट किया जाए। आप देख पा रहे हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ रॉ मटेरियल की तरीके से काम करता है और यही रॉ मटेरियल फिर किसको दिया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को। तो हमें एग्रीकल्चर पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आसियान का सबसे प्राइम मोटिव ये रहा है कि एग्रीकल्चर को किस तरीके से प्रमोट किया जाए जिससे इंडस्ट्रीज़ भी वो प्रमोट हो और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सके जिससे गुड्स का मूवमेंटम जो है वो आसानी से हो पाए और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी को इम्प्रूव करना और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना। देखो अल्टीमेटली इन्होंने हर वो चीज़ बोल दी जो हर एक इकॉनमी चाहती है। दोस्तों ये इनका अकेले का मोटिव नहीं। अगर आप देखो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं जो हर कंट्री चाहती है, हर कार्टेल चाहता है। ऐसा नहीं कि सोल मोटिव खाली इन्हीं का है। अगर आप यूरोपियन यूनियन पढ़ोगे, आगे के सार्क पढ़ोगे, तो उन सभी चीज़ों के अंदर आपको सेम चीज़ें मिलेंगी जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पांचवा ऑब्जेक्टिव है ये साउथ एशिया को स्टडी करके उनको प्रमोट करना चाहते हैं। जो साउथ एशिया में जितनी कंट्रीज आती हैं उनको ये प्रमोट करना चाहते हैं कार्टेल बना के, इसीलिए तो इसका नाम एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और छठा है टू मेंटेन क्लोज एंड बेनिफिशियल कोऑपरेशन विद एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन विद सिमिलर एम एंड पर्पस एंड एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज फॉर इवन क्लोजर कॉपरेशन अमंग देमसेल्फ। क्या मतलब है इसका? मतलब ये बोल रहा है कि जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में जब भी इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी तो उस इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे टैरिफ और नॉन टैरिफ को रिमूव किया जा सकता है, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिमिलरिटी भाव लाई जा सकती है, इन सब चीज़ों पर यहाँ पर काम किया जाएगा। यानी मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ एक अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और राजनीति और सांस्कृतिक और आपसी क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमने एक कार्टेल बनाया और उसका नाम था एशियन। मैंने ज़्यादा हिंदी तो नहीं बोल दी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका एशियन हो गया, ठीक है। अब एशियन में क्या होता है, एक खास बात यह है कि अभी 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 2018 के अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एशियन के 10 के 10 जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं उनको इनवाइट किया था अपने रिपब्लिक डे यानी इंडिया गेट पर। यानी वो परेड वगैरह होती है ना इंडिया में, उस पर इन्होंने जो है इनको इनवाइट किया था। तो आप देख सकते हैं ये उसी टाइम की फोटोग्राफ है जब हमारे नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री ने इन सबको इन्वाइट किया था आसियान के अंदर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए कि वो कौन से रिपब्लिक डे था जिसमें आसियान के 10 लीडर्स को यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया था। तो याद रखना वो 2018 का रिपब्लिक डे था और ये बहुत ही स्पेशल रिपब्लिक डे था। मैं बता रहा हूँ, मैं खुद जब अभी दिल्ली में ही रह रहा हूँ तो दिल्ली के अंदर इतनी ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी कर दी गई थी ना कि हमारा मेट्रो में निकलना भी ऐसे लगता था कि हम जैसे टेररिस्ट की तरीके से वो हमें ट्रीट करते हो, मतलब ऐसे देखते थे शक की निगाहों से। तो ये वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी सिक्योरिटी थी क्योंकि 10 कंट्री के मालिक लोग आने वाले थे, ऐसे समझो आप, ठीक है। अब आसियान में क्या होता है ना, इनकी सबमिट होती है। देखो सबमिट का मतलब क्या होता है कि देखो अब कोई भी मुद्दा होगा तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि फ़ोन कॉल पे होगा, तो इसकी बाकायदा मीटिंग होती है। उस मीटिंग को ये लोग क्या बोलते हैं, सबमिट बोलते हैं। तो इनकी 1 2 3 करके कई सारी सबमिट हुई हैं। कहा जाता है हर 2 साल पर एक बार होती है, बट ज़रूरत पड़ने पर ये 1 साल में एक बार भी हो जाती है। तो इनकी 35वीं मीटिंग जो है वो अभी रिसेंटली हुई है 3 नवंबर 2019 को। और ये कहाँ हुई थी आपकी, ये बैंकॉक यानी थाईलैंड के अंदर हुई थी यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं उस टाइम की पिक्चर है जब सभी के सभी कंट्री के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपस में मिले यहाँ पर और मीटिंग के थ्रू इन्होंने कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया कि किस तरह से हम अपने पास चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं 35वीं जो सबमिट थी इसका जो थीम था, मेन थीम था इस मीटिंग का, वो था एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। क्या था?
एडवांसिंग पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबिलिटी। बोलो क्लियर हुआ। और आप जानते हो कि इंडिया क्या है, इनका एक डायलॉग पार्टनर है, यानी एक तरह से एसोसिएटेड पार्टनर है, जो मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता बट इनको ऑब्जर्व करता है कि इन्होंने मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन यहाँ पर लिए हैं। बोलो क्लियर हुआ। और जो 36वीं आसियान मीटिंग है वो वर्चुअल मीटिंग वियतनाम में होने वाली है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर आई होप कि आपको आसियान से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूँगा कमेंट के अंदर। और दोस्तों अगर आप हमसे ये PDF फाइल लेना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सीधा टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स चीज़ें को टाइप करके भी हमारा चैनल सर्च कर सकते हैं, और आपको सारे के सारे कंप्लीट नोट्स जो भी हम वीडियोज़ में प्रोवाइड करवाते हैं वो सारे के सारे वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। और दोस्तों याद रखना, कोई भी चीज़ पढ़ते टाइम आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने ज़रूरी होते हैं। तो करंट अफेयर के लिए हमने न्यूज़पेपर सीरीज चलाई हुई है, जो कि हमारे दूसरा चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे मिलती है, और हम डेली करंट अफेयर में न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, जिससे ये सारी की सारी चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं इनका करंट अफेयर वहाँ पर हमें मिलता रहता है। ठीक है दोस्तों, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।